डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में जो मेरे सिलाई कटाई के कोर्स के सेकंड वीडियो है, मैं आपको वेलकम करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सिलाई कटाई से मुतल्लिक़ चंद बुनियादी और ज़रूरी मालूमात दूँगी और ताकीद करूँगी कि आप मेरी तरह इन असूलों को नोटबुक में लिखें ताकि वक्तन फ़वक्तन आपकी याद दहानी के लिए और काम में महारत के लिए ये असूल आपको याद रहें। पिछले वीडियो को अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने आपको सिलाई मशीन की कुछ तारीख़ और अहमियत के बारे में बताया, सिलाई मशीन के पुर्ज़ों के बारे में बताया और मैंने आपको सिलाई के सामान और मटेरियल के बारे में बताया। कुछ टिप्स भी मैंने आपको दी थी। इस वीडियो में भी मैं आपके साथ सारी की सारी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। नोटबुक बनाने के लिए मैंने आपको इसलिए कहा था कि नोटबुक जो है वो बहुत ज़रूरी है। सिलाई कटाई, मेजरमेंट, हिसाब और कुलिये का फार्मूले का हुनर है। इसको लिखना, लिख के याददाश्त के तौर पे साथ रखना आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। साथ ही साथ आपको नोटबुक मेंटेन करने के फ़ायदे भी बताऊंगी। ये बहुत ज़रूरी बात है, इससे आपका इल्म पुख्ता होता है। मैं अपने तमाम शागिर्दों को काम शुरू नहीं करवाती तब तक कि वो साथ साथ नोटबुक मेंटेन ना करें। आगे चलकर मैं आपको पेपर से ड्राफ्ट बनाना भी बताऊंगी, जिनको आप सैंपल के तौर पर इस नोटबुक में सेव कर सकते हैं और इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। बहुत सी बच्चियां जब सिलाई कटाई का काम शुरू करती हैं या सीखना शुरू करती हैं तो वो मोहल्ले की किसी आंटी के पास या खाला के पास या सिलाई स्कूल में चली जाती हैं, जहाँ पर उनको या तो नोटबुक मेंटेन ही नहीं करवाई जाती या फिर करवाई जाती है तो वो बहुत लंबी होती है। वो लिख लिख के सफ़े भरती रहती हैं और जो प्रैक्टिकल काम है उस पर आती नहीं है। मेरी जो नोटबुक है ये बहुत टू द पॉइंट है। इसमें सिर्फ वही बातें हैं जो काम के लिए आपको ज़रूरी हैं और वो इन्फॉर्मेशन जो आपको दरकार है। इसके अलावा कोई चीज़ इसमें ज़्यादा नहीं है। तो आप मेरी बताई हुई नोटबुक को साथ साथ मेंटेन करें। अब मैं आपको अपनी नोटबुक दिखाती हूँ और उसके पहले 2 सफ़ों के बारे में बताती हूँ कि उसमें आपने कैसे उसको लिखना और करना है। ये सिलाई और कटाई के से पहले कुछ बुनियादी असूल हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और आपके पास नोटबुक में ये लिखे हुए होने चाहिए ताकि आप इनको इस्तेमाल करें और इनसे फ़ायदा उठाएं। सबसे पहले बात तो ये कि जिस जगह पर आप बैठकर सिलाई और कटाई कर रहे हैं वहाँ रोशनी का इंतज़ाम हो, प्रॉपर इंतज़ाम हो। फिर कैंची को जब आप ज़मीन पर रखें तो उसका मुंह आगे से खुला हुआ ना हो। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि आपने कैंची यहाँ पर कभी भी नहीं रखनी, चाहे आप सिलाई कर रहे हैं या आप स्टार्ट करने लगे हैं या आपने सिलाई ख़त्म कर दी है, आपने कैंची यहाँ नहीं रखनी। आपने कैंची नीचे रखनी है और नीचे से उठा के इस्तेमाल करनी है और वापस आपने नीचे रखनी है। फिर आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि सिलाई कटाई से मुतल्लिक़ चीज़ों का एक अलग से डब्बा बनाएं ताकि अशिया बार बार ढूंढनी ना पड़े। रात के वक्त भी आपने सिलाई नहीं करनी, इससे आपकी सेहत मुतासर होती है और ये कोई अच्छी बात भी नहीं है। रात अल्लाह ताला ने आराम करने के लिए बनाई है, इस काम करने के लिए नहीं बनाई। इस्तेमाल होने वाली सुइयाँ, पिन्स और इस्त्री फ़ौरन अपनी जगह पर वापस रखें। काम ख़त्म हो तो सिलाई मशीन का प्लग फ़ौरन निकाल दें, बिजली का प्लग जो होता है। अगर कटिंग का टेबल ना हो तो ज़मीन पर, फ़र्श पर रख कर कटिंग करें। कारपेट और चटाई वगैरह पर कटिंग ना करें, ये सबसे बेहतर रहता है। मैं जो आपको आगे कटिंग बताऊंगी मैं भी ज़मीन पर ही रख कर कटिंग करती हूँ कपड़े की, तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। दूसरा ये कि कपड़ा जो है वो आपका स्लिप होता है और वो चपकता नहीं है इधर उधर, और आप आराम से जो है वो आपका हाथ आराम से चलता है सीधा और आप कटिंग कर लेते हैं। ज़रूरत हो तो कपड़ा श्रिंक कर लें और इसके इस्त्री भी कर लें। कैंची नोकदार और तेज़ इस्तेमाल करें। कपड़ा हाथ में उठाकर कभी ना काटें। बिछे हुए कपड़े को हाथ लगाए बगैर बिछी हुई कैंची के साथ बगैर रुके काटें। ये मैं अभी आपको इसी वीडियो में इसका डेमो दूंगी कि ये आपने किस तरह से करना है। एक बार कटाई शुरू करें तो काम मुकम्मल करके उठें, वरना आप भूल जाएंगे। ये नहीं है कि आपने कटाई शुरू की तो आपको किसी ने आवाज़ दी, आप वहाँ चले गए या आप फ़ोन सुनने शुरू हो गए। इस तरह से आपका जो काम है वो ख़राब होता है, आप भूल जाएंगे क्या आपने कटिंग की और क्या आप बना रहे थे।
12वां पॉइंट ये कि जहाँ कपड़े पर निशान लगे वहाँ कैंची से टुक लगा दें। मतलब जैसे हम चेस्ट का नाप लगाते हैं, हिप का नाप लगाते हैं, हिप से नीचे हम चाक बनाते हैं, वहाँ पर आप टुक्के का निशान लगा दें। इससे ये कि अगर आपके निशान मिट भी गए हैं या मध्यम हो गए हैं तो आपको उससे टुक्का से अंदाज़ा रहेगा कि आपने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लानी है या मज़ीद आगे सिलाई यहाँ से स्टार्ट करनी है। महीने में 2 बार पुर्जा जाँच चेक करें और 1 बार ऑयल ज़रूर करें। अगर मशीन को तेल दिया है तो फ़ौरन ही उस पर कपड़े सीने ना बैठ जाएं, बल्कि फालतू कपड़े के ऊपर कुछ सिलाइयाँ लगाएं ताकि वो जो ऑयल है वो पुर्जा जात से होता हुआ उस कपड़े में, रफ़ कपड़े में जज्ब हो जाए और फिर उसके बाद आप नीट कपड़े पर सिलाई लगाएं। ज़िप, मोतियों वाली लैस या पाइपिंग वगैरह जिसमें डोरी होती है, ख़ासकर डोरी वाली पाइपिंग, ये आप डबल फुट से लगाने की कोशिश ना करें। इन सब चीज़ों के लिए, ये पाइपिंग हो गई या ज़िप हो गई, मोतियों वाली लैस होगी, इसके लिए सिंगल फुट बनाया गया है, आप वही इस्तेमाल करें। कुछ लोग उसको ये फटीक समझते हैं कि ये बदलना पड़ेगा, नया लगाना पड़ेगा, चलो इसी से ट्राई मारते। इससे आपकी मशीन की कारकर्दगी ख़राब होती है और आपका कपड़ा भी बाज़ औक़ात ख़राब हो सकता है। सिलाई मशीन चलते दौरान इसकी आवाज़, भारीपन और टांके की साख्त को महसूस करते रहें, देखते रहें और बर वक्त अगर आपको इसमें कोई ख़राबी नज़र आए तो बर वक्त इक़दाम करके इन्हें ठीक करें। ख़राबी ज़ाहिर होने पर ये नहीं है कि आप मशीन चलाते जा रहे हैं और आप नोटिस नहीं ले रहे। बाकी पुर्जे इस तरह से मुतासर होंगे। अगर आपको कोई चीज़ टांके में या आवाज़ में या मशीन के चलने में महसूस हो रही है, भारीपन आ रहा है या मशीन हैवी, यहाँ पहिए से मशीन हैवी हो रही है, यहाँ से मशीन हैवी हो रही है, तो आप काम को फ़ौरन रोकें और ख़राबी को ढूंढें, उसे ठीक करें और दोबारा काम शुरू करें। अच्छा, इसके अलावा अगर मशीन कपड़ा इकट्ठा कर रही हो, कपड़े के धागे को खींच रही हो, तो इसमें सुई का मसला है, आप इसको चेक करें। अगर सिलाई में टांका ढीला आ रहा है, दाना बन रहा है, कपड़े के ऊपर दाना बनता है, कपड़े के नीचे दाना पड़ता है सिलाई के साथ, तो धागा ढीला हो रहा है, डब्बी या फिरकी या ये पुर्जा जो है ना, ये पुर्जा, इसको देखें, यहाँ से प्रॉब्लम हो रही होती है। यहाँ से ये देखिए, इस तरह से ना ये खुल जाता है, इससे ऐसे ना, ऐसे ये खुल जाता है, इसमें प्रॉब्लम हो रही होती है। इसको यहाँ से ठीक करते हैं, यहाँ से। अच्छा, अगर सिलाई में टांका ढीला आ रहा है, दाना, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया। मशीन टांके में ना पकड़ रही हो, अगर मशीन टांके ना पकड़ रही हो मतलब दंदाने अंदर घुस गए हैं या सुई ऊपर हो गई है, सुई ख़राब और टेढ़ी हो गई है, इसको ठीक करें। बाज़ औक़ात सुई जो है ना वो पड़ती है किसी सख्त चीज़ पर, टूट जाती है, ये दंदाने होते हैं, ये अंदर घुस जाते हैं। या ये सुई जो होती है ना, अगर आप जीन्स का कपड़ा या मोटा कपड़ा रख के सिलाई करेंगे ना मोटी तय, तो ये ऊपर उठ जाती है इधर, इसको तो यहाँ से खोल के तो नीचे करके ठीक किया जा सकता है। दंदानों को फिर आपको ठीक करवाना पड़ेगा इसको इलेक्ट्रिशियन के पास ले जाके। तो ये चीज़ें हैं जो आप एहतियात करें इनमें। अच्छा, इसके बाद ये कि बार बार अगर टांका टूट रहा हो मशीन का और मशीन रुक रही हो, तो इसका मतलब है कि फिरकी जो है वो ठीक रुख पे नहीं डली हुई, या शटल टाइट हो गया, या फिर फिरकी आपने ओवरलोड कर दी है, या फिर मशीन में कचरा आ रहा है, इसको चेक करें। शटल को नीचे से कॉक हुआ ना, आप चेक करें। सुई का बार बार टूटना, गज़, इसके कुछ अलामात हो सकती हैं, या तो गज़ आपका टेढ़ा हो गया है, या फिर सुई टेढ़ी हो गई है, ब्लंट हो गई है, इसको खूंडी कहते हैं। आगे से यहाँ से ना सुई ब्लंट हो जाती है, इसको आप उंगली लगा के चेक करें, यहाँ पर आपको ना रुकावट महसूस होगी। अच्छा, इसके अलावा फिर या तो फिर कपड़ा ज़्यादा खींच के आप सिलाई कर रहे हैं, या फिर कोई सॉलिड चीज़, कोई मोती, कोई स्टिकर कपड़े पे लगा, कोई ऐसी चीज़ जो है वो सुई के नीचे आई है जिसकी वजह से सुई बार बार टूट रही है और टांका ठीक नहीं बन रहा। अच्छा, मशीन का पाँव ज़्यादा कसा हुआ तो नहीं है, ये भी चेक करना होता है आपको। ये पाँव होता है मशीन का, और ये इसको यहाँ इस पुर्जे से, इस पेज से जो है वो देखते हैं। इसके अलावा जब आपने मशीन को साफ़ करना है तो टूथब्रश की मदद से आपने मशीन के अंदरूनी से साफ़ करने हैं, और मशीन को धूप में ज़रूर रखना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, गर्मियों में भी आप धूप में मशीन को रखें। ये वो चंद एहतियाती तदाबीर हैं जो आपने लाजमी करनी है, अपनी कॉपी को मेंटेन करना और कॉपी में ये लिखनी है। थैंक यू। सिलाई मशीन से कटिंग और सिलाई करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि सुइयों के साथ किस तरह से सिलाई की जाती है, सुइयों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। सिलाई
मशीन पर और सिलाई मशीन की कटिंग और कपड़े सीने से पहले मैं आपको हाथ से जो काम किया जाता है सुइयों की मदद से, उसके बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको सिलाई मशीन के ऊपर लेके जाऊंगी। सबसे पहले बात ये कि सुइयाँ जो हैं, सिलाई मशीन के अलावा अगर हम सिलाई किसी चीज़ से कर सकते हैं तो वो सुइयाँ हैं। सुइयों का पता होना ज़रूरी होता है। सुइयों के बारे में ये है कि छोटे नंबरों पे बड़े साइज़ की सुइयाँ होती हैं और बड़े नंबरों पे छोटे साइज़ की सुइयाँ होती हैं। मतलब ये छोटा नंबर है 1 और यहाँ इस पे सबसे बड़े साइज़ की सुई है, ये खंदुई है जिससे हम लिहाफ और गद्दे बनाते हैं। ये 3 नंबर की सुई है, इसको आप खंदुई नहीं कह सकते, ये सुई है। और इसका सुराख देखें, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इसका सुराख काफ़ी बड़ा सुराख है। अगर आपको नज़र आ रहा हो किसी और चीज़ से दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ जी, ये देखें इसका ना अच्छा खासा बड़ा सुराख है। ये 4 नंबर की सुई हैं, इनका ये साइज़ होता है, इनका सुराख काफ़ी खुला होता है, बड़ा होता है। मुझे ये फेवरेट है मेरी सुइयाँ इसलिए क्योंकि मैं इनसे तरपाई भी करती हूँ, बटन भी लगाती हूँ, उधड़ा हुआ कपड़ा सी भी लेती हूँ। इनका साइज़ अच्छा है और इसमें अगर आप 4 थ्रेड का धागा डालेंगे, चौड़ा धागा जिसको कहते हैं, वो भी आराम से चला जाता है। ये 6 नंबर की सुई हैं, ये देखें यहाँ नंबर लिखा होता है, ये लोकल सुइयाँ हैं। ये इनका सुराख थोड़ा सा छोटा है बनिस्बत इनके। और ये 7 नंबर की सुई हैं, ये देखें इनका साइज़ भी छोटा है और इसका सुराख भी छोटा है। ये आपको दिखाने के लिए मैंने ली है, वैसे मैं ये सुइयाँ इस्तेमाल नहीं करती। ये 9 नंबर की सुई है, इसका सुराख बहुत ही छोटा है। ये 10 नंबर की सुई है, इसका साइज़ भी छोटा और सुराख भी छोटा है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सुइयाँ नहीं है, आपको दिखाने के लिए, सुइयों की पहचान के लिए मैंने इन सुइयों को यहाँ पर रखा है। ये मशीन की सुइयाँ 10 नंबर की, 2 नंबर की सुइयाँ होती हैं लोकल मशीन की, 11 नंबर की और 10 नंबर की। मेरे पास 10 नंबर की सुइयाँ हैं, मैं 10 नंबर की सुइयाँ इस्तेमाल करती हूँ इस लोकल मशीन में। अब इन सुइयों की मदद से मैं आपको टिच बटन लगाना बताऊँगी। ये प्लास्टिक का बटन है, शैंक बटन इसको कहते हैं। ये भी मैं आपको लगाना बताऊंगी। इसके अलावा ये जो स्कूल के यूनिफॉर्म की और आम मर्दाना कमीज़ की कफ़ और गले पे जो लगता है बटन, ये वो बटन है, इसको लगाना बताऊंगी। ये भी शैंक बटन है और फैंसी बटन है, ये भी लगाना बताऊंगी आपको। और ये बटन जो है ये जस्ट डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं, ये बटन भी मैं आपको लगाना बताऊंगी। तो इसके अलावा यहाँ पर 1-2 सुई मेरे पास पड़ी है, मैं ये दिखाती हूँ आपको। इसमें भी ये इम्पोर्टेड सुई हैं, लेकिन इसके भी देखें सुराख किस कदर बारीक हैं, किसी का साइज़ छोटा है, किसी का बड़ा है। इसमें सिर्फ ये एक काम की सुई है ये, और ये वहाँ की नंबर के हिसाब से 11 नंबर सुई है। ये एक ही सुई बच गई है मेरे पास, मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। बहरहाल सुइयाँ ठीक होती हैं, सारी ही प्रैक्टिकल होती हैं, लेकिन उनका जो सुराख छोटा बड़ा होने की वजह से इंसान को काम करने में दिक्कत आती है, धागा डालने में। अब ये सुई काफ़ी लंबी सुई है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि इसका ये सुराख देखें कितना छोटा है। ये खंदुई है वहाँ की और ये बिल्कुल ब्लंट नहीं है, ब्लंट है आगे से, मतलब बिल्कुल चुभती नहीं है। ये नेल है तो, और ये भी सुई अच्छी है, इसका भी सुराख काफ़ी बड़ा है। तो ये कि आपको पहले सुइयों के बारे में मालूमात होनी चाहिए, आपके पास सुइयों का एक होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए। उसमें से आप देखें कि आपको कौन सी सुई सूट कर रही है। अगर आपने आम लोकल सिलाई कटाई करनी है कपड़ों की मुरम्मत के लिए, तुरपाई वगैरह के लिए, बटन लगाने के लिए, तो मैं रिकमेंड करूँगी आप 4 नंबर की सुई ख़रीद लें। अब मैं आपको ये बटन लगाना बताऊंगी इस शर्ट के ऊपर। ये यूनिफॉर्म की शर्ट है और ये बटन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये मर्दाना कमीज़ के कफ़ पे, कॉलर पे ये बटन लगता है। और लोग क्या करते हैं ज़्यादातर कि इसको ऐसे डबल धागा करके, ऐसे डबल धागे के साथ इसको ना लगा देते हैं। ये बटन डबल धागे के साथ नहीं लगता, ये बटन हमेशा चौड़े धागे के साथ लगता है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। इस तरह से पहले आप धागे को डबल करेंगे, डबल करने के बाद आप इसे यहाँ से यूँ काटेंगे, काटने के बाद इसको आप एक धागा बनाएंगे इस तरह से, उंगली में मरोड़ के थोड़ा लॉप लगा के यूँ। और अब ये देखें 4 नंबर की सुई मेरे हाथ में है, इसमें आप ये धागा डालेंगे। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करता है लेकिन ये इसे बटन बहुत आराम से लग जाता है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा।
या आप इसको दूसरी तरफ से डालना है। इस तरफ से अगर नहीं डाल रहा तो आप इसको इस तरफ से डाल दें जहाँ से ये जुड़ा हुआ बंद है। ये देखें, ये यूँ डाल के तो आप अब इसकी नॉट लगाएंगे। यूँ इसकी नॉट लगाते हैं इस तरह से। जहाँ आपको बटन लगाने, पहले आप बैक साइड से सुई को इसमें से गुजारेंगे, इस तरह से, इस तरह से आप दो तीन दफ़ा आप इस दो सुराख से निकालेंगे इसको, और 2-3 दफ़ा ही आप दूसरा सुराख से इसको निकालेंगे और ये जल्दी से आपका बटन लग जाएगा। अगर आप इसको डबल धागे के साथ लगे, सिंगल धागे या डबल धागे के साथ लगे रहेंगे, फिर आपको काफ़ी सारा टाइम लगेगा इसके ऊपर, और धागा फिर मजबूत भी नहीं होता। इस तरह से आप 2-3 दफ़ा आप वहाँ से गुजारें इसको, धागे को, और 2-3 दफ़ा आप इसको यहाँ से गुजारें। देखिए, सब पीछे से भी देखते हैं, और ये आपका बटन बस। ये देखिए, इस तरह से आपने बटन लगा के, और पीछे से आपने बस जस्ट इसको एक ही दफ़ा आपने इसको लॉक करना है। लॉक हो जाएगा। चलिए, इसको आप यहाँ से काट लें। ये आपका बटन लग गया। ये देखिए, अब मैं आपको इस वीडियो में ये टिच बटन लगाने का तरीका बताऊंगी। टिच बटन लगाने का एक असूल होता है। इसमें 2 हिस्से होते हैं टिच बटन के, एक ये हिस्सा होता है और एक इसकी ये कवर होती है, इसको निब कहते हैं। और ऐसा नहीं होता कि आप इसको कहीं भी लगा दें और इसको कहीं भी लगा दें। इस टिच बटन लगाने का ये असूल होता है कि ये जो कवर होता है नीचे, जिसके सेंटर में सुराख होता है, वो आपके कॉलर के निचले वाले हिस्से पे लगता है, और ये कवर जो होता है ये ऐसे कवर इसके ऊपर लगता है, और फिर ये इस तरह से बंद होता है। अब मैं आपको बताऊंगी ये लगा के कि इसको कैसे लगाना है। अच्छा, और इसके लिए आप पहले जो मैंने आपको सी थ्रू बटन बताया था, वो उसमें मैंने 4 स्ट्रिंग्स किए थे, यानी इसको चौड़ा धागा किया था मैंने। इसमें आप इसको आप डबल धागे से लगाएंगे, इसको आप चौड़े धागे से नहीं लगा सकते। अगर आप चौड़े धागे से लगाएंगे तो ये इसके सुराख छोटे हैं, ये फिर परेशानी करेगा आपको। इसको आप पहले नॉट को यूँ ऐसे बंद करेंगे, करने के बाद, और इस हिस्से को आप सबसे पहले लगाएंगे। मैं इसको साइड पर कर दूँ, ये गुम नहीं हो जाए। यहाँ पर आप पहले इस हिस्से को लगाएंगे, और इसमें ये है कि आप बैक साइड से सुई निकाल के लाएंगे यूँ, और आपने इसको इधर से निकालना है। और ऐसा नहीं है कि अब आप इधर से सुई निकालेंगे दोबारा और फिर आप इधर से इसमें चले जाएंगे, इधर से इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, नहीं। वो पहले ऐसे लगाते थे पुराने वक्तों में। अब ये कि आप पहले आप इन 2 सुराखों को मज़बूत करेंगे, और उसके बाद फिर आप इन 2 सुराखों को मज़बूत करेंगे। ये बटन लगा के मैं आपको फिर दोबारा दूसरा ये हिस्सा लगाने के तरीका बताती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, अब मैंने ये इसको लगा लिया है। ये देखिए, ये बैक से ऐसे लगा है और ये फ्रंट से है। मैंने उस वक्त आपको बताया था, जूम नहीं हो सका, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इसको सुराख से और इस सुराख दोनों को आपस में, आपने ऐसे नहीं करना कि यहाँ से धागा घुमा इधर जा रहा है, इधर से घुमा इधर आ रहा है, इधर से घुमा इधर और इधर, नहीं। आपने 2 स्ट्रैंड्स को आपस में मिलाना है। अब मैं आपको इसका जो दूसरा हिस्सा है कैप का, वो मैं लगाना बताऊँगी। ये वाला, ये इसको आप लगाएंगे किसी तरीके के साथ। पहले आप इससे का साथ बंद करके देखेंगे ये बटन ठीक है, खुचल तो नहीं है, ठीक है। अब आप इस जहाँ ये आ रहा होगा ना बटन, उसके ऊपर आप लगाएंगे। उंगली से आपने महसूस कर लिया यहाँ आ रहा है, यहाँ से आप पहले ये देखें,
ये आ रहा है, इसको आप पहले यहाँ से यूँ निकालेंगे और चूँकि ये फ्रंट पे आएगी इसलिए इसने आपने इसको ना सफाई से लगाना है। और ये देखें, इसको आप ऐसे लगाएंगे, यूँ और यूँ। इसको भी मैं आपको इसी तरह से लगा के तो वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने टच बटन के दोनों हिस्से लगा लिए। अब आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि ये वाला जो बटन होता है जिसके सेंटर में सुराख होता है, उसको आप कॉलर के कफ के हमेशा निचले हिस्से पर लगाते हैं और इसको आप ऊपर के हिस्से पर लगाते हैं और इस तरह से आप इसको बंद करते हैं। मैं आपको अपनी कॉपी से भी ये देखें, इस तरह से ये लगेगा। मैं आपको अपनी नोटबुक से भी दिखाती हूँ कि आप इस तरह की तस्वीर बना लें ताकि आपको ये हमेशा याद रहे कि आपने बटन को किस तरह से लगाना है। ये देखेंगे, मैंने अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए नोटबुक के अंदर तक तस्वीर भी बनाई हुई है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ तो वो 2-3 महीने बाद जब उनसे पूछो तो वो भूले हुए होते हैं, उनको कोई याद नहीं होता कि बटन को किस हिस्से पे लगाना है। ये देखें, ये एक कॉलर कर लें, आप कमीज़ की आस्तीन कर लें, जोड़ कर लें। ये नीचे का हिस्सा है और ये ऊपर का हिस्सा है। इसमें ये जो सुराख वाला ये है ना, ये देखें, ये वाला सुराख ये नीचे है जो मैंने आपको बिब लगा के बताया। और ये देखें, ये वाला ये हिस्सा, ये जो है ना, ये देखें, ये वाला हिस्सा ये नीचे लगता है और दूसरा जो जिसके अंदर नेल होता है वो इस ऊपर लगता है। ये याददाश्त के लिए आप इसको जो है रखें, इसकी आप तस्वीर बना लें। ये काज है, काज का भी ये होता है कि ये जो बटन होता है ये वाला, ये हमेशा नीचे लगता है। ये वाला हिस्सा जो है ये इस जगह निचले हिस्से पे लगता है और यहाँ ऊपर वाले हिस्से पे काज होता है। ये काज की भी तस्वीर आप बना लें। ये सेप दो आँखों वाला सेप बटन है और ये 4 आँखों वाला सी थ्रू बटन है। ये शैंक बटन है। ये भी अगले वीडियो में मैं आपको हुक लगाने का भी बताऊंगी कि आपने हुक कैसे लगानी है। हुक का भी ये कि जो इसकी ये 2 आंखों वाली हुक होती है जिसमें ये हुक लॉक होती है, वो निचले हिस्से पर लगती है, कमीज़ के ये निचले हिस्से पे, और हुक जो होता है ये ऊपर के हिस्से पर लगता है। आपने कॉपी पे आप ये पेजेस मेंटेन करें जैसे मैंने बनाया हुआ। और ये कुछ बेसिक शेप्स हैं, इनके नेम्स हैं, ये भी आपको आने चाहिए। ये भी आप बनाएं। और ये ऐसे ये कांच की भी तस्वीर बनाएं और टच बटन की तो आप लाजमी बना के रखें ताकि आपको याद रहे। अच्छा, अब मैं आपको ये हुक्स लगाने बताऊंगी इस कमीज़ के साथ। वैसे इस पे बटन्स लगे हुए हैं लेकिन आपको हुक लगाने का तरीका मैं बताऊंगी कि हुक कैसे लगाते हैं। ये हुक है और ये इसकी आइज़ हैं। ये धागा मैंने रेडी करके रखा हुआ है, फिर वैसे ही टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसकी 4 नंबर की सुई है और ये डबल स्ट्रिंग मैंने की हुई है। इसके खुले सिरे जो हैं वो इस तरफ है, ये देखें। ये डालते हुए प्रॉब्लम होती है तो आप इसको दूसरी साइड से, बंद साइड से डालेंगे। धागा डालने के बाद आप इसको नॉट लगाएंगे। पहले तो आप हुक्स को यहाँ रखेंगे और मैं आपको बताती हूँ। पहले आप धागा रेडी करेंगे। इसमें आप 4 स्ट्रिंग्स वाला धागा डालेंगे, 4 स्ट्रिंग्स वाला, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें आप डबल या सिंगल धागा नहीं डालेंगे, गिरा लगाएंगे। ये देखिए, ये 4 स्ट्रिंग्स वाला धागा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, 4 धागे। और ये 4 नंबर की सुई है। सबसे पहले आपने इस हुक को लगाना है। ये जो आँखें आइज़ होती है ना, इसको आइज़ का पार्ट कहते हैं और इसको हुक का पार्ट कहते हैं। आइज़ के पार्ट को आप इधर लगाएंगे, इस तरफ नीचे यूँ। ये मैं आपको लगा के बताती हूँ। इसके तरीका ये है कि सबसे पहले आप इसको सफाई के साथ नहीं, सबसे पहले आप सुई को नीचे से निकाल के लाएंगे जहाँ पर आपने इसको रखना है, और सुई को आप दोबारा वापस लेके जाएंगे। हुक कभी नहीं डालनी है, ले जाके फिर हुक
इसको आप इसमें यूँ डाल के इसकी ये बैक साइड पर लगेगा ऐसे, ये देखिए, और ये इसी तरह से अब दूसरी तरफ भी आप इसको लेके जाएंगे इस तरफ बैक से, और इसको घुसा के ये मैं आपको लगा के कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए ये मैंने हुक लगा ली है, ये बैक से इसको इस तरह से लगाना है। लगाने के बाद इसके बिल्कुल बराबर में आपने दूसरी हुक लगानी है, और दूसरी हुक जो लगानी है आपने उसको भी आप बैक साइड से लगाएंगे। उसको आप ऐसे रखेंगे ऐसे, और इधर कपड़े के साथ ऐसे, और इसको आप अटैच करेंगे ये इस तरह, और फिर ये इस तरह से ये बंद होगी, इस तरह से ये लगेगी। ये भी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इधर इसको आप रखेंगे यहाँ पर, और यहीं से आप इसको धागे से टक करेंगे। इस तरह से इसके सिलाई के साथ सारा लगा के, तो टेढ़ी नहीं लगनी चाहिए, फिर वो बंद टेढ़ी होगी फिर बुरी लगेगी। कोशिश करेंगे दूसरे से आंख से यूँ निकाल के इस तरह से आपने इसको लगाना है। ये देखिए ये खुद ही अपनी जगह पकड़ती जाएगी। ये भी मैं आपको लगा के अभी दिखाती हूँ। ये देखें ये मैंने आपको हुक लगाने का तरीका बता दिया। इसका एक पार्ट ये है, ये भी बैक साइड पर लगेगा और ये भी अंदर की साइड पर लगेगा, और ये इस तरह करके हुक बंद हो जाएगी। ये देखें ये बैन गले के ऊपर मैंने ये हुक लगाई है। अच्छा, मैंने इस वीडियो में आपको टच बटन लगाना बताया, फिर आपको मैंने सी थ्रू बटन पर लगाना बताया, अब मैंने आपको हुक लगाने का तरीका भी बताया। इसको आपने ख़ुद प्रैक्टिस करना है। ये ऐसे काम हैं जो सिलाई मशीन पर सिलाई करने से पहले आपको हाथ की महारत में हाथ चलाने के लिए ये ज़रूरी है, ये आने बहुत ज़रूरी है, और ये आप ख़ुद प्रैक्टिस करके इन कामों को सीखेंगे और करेंगे। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने कपड़े को कैसे काटना है। कपड़े को चीरना बिल्कुल नहीं है। लोग क्या करते हैं, टक लगा के उसको फाड़ देते हैं और फिर उसके बाद उसको काटना शुरू करते हैं। कपड़े को किसी सूरत भी फाड़ना नहीं चाहिए, चीरना नहीं चाहिए, बल्कि उसको कैंची से काटना चाहिए। ये मैं आपको तरीका भी सिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये मेरे पास एक कपड़े का पीस है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपने कपड़े को कभी भी नहीं चीरना। जो औरतें घरों में सिलाई करती हैं वो क्या करती हैं कि वो कपड़े को चीरती हैं। वो इस तरह से पहले कपड़े को टक लगाती हैं, लगाने के बाद यूँ और यूँ कपड़ा चीर देती हैं, और फिर अब ये आपके सामने मैंने चीरा है, ये देखें कपड़ा, और ये कैसा हो गया, ये टेढ़ा चला गया, ये यहाँ से यूँ टेढ़ा चला गया। हालांकि उससे पहले ये बिल्कुल ठीक था। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि जब आप कपड़े को हाथ से चीरेंगे, आपको कपड़ों के ताने बाने का नहीं पता। यूँ धागा ताना होता है, यूँ बाना होता है, और ये मुख्तलिफ कपड़े की मुख्तलिफ तने होती हैं, ताना बाना अलग होता है। और जब आप उसको चीरना शुरू करते हैं, कुछ चीज़ सीधा चिर जाता है कपड़ा, कुछ सीधा नहीं चिरता। ये आपके सामने मैंने इसको चीरा, ये ख़राब हो गया। ये देखें, ये देखें, यहाँ से ये चौड़ा हो गया, यहाँ से ये बारीक है, और हालांकि मैंने आपके सामने कट लगा के इसको चीरा है। कभी भी कपड़े को, ये हमेशा मेरी नसीहत याद रखें कि आपने कभी भी कपड़े को चीरना नहीं है। आपने हमेशा कैंची के साथ उसको सीधा काटना है। अगर कपड़े की लेंथ ज़्यादा है और आप कंफ्यूज हैं तो आप इसको चाक लें, फुट लें, उसके साथ आप इसको मार्क करें और फिर आप उसको काटें। वो भी अगले वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन ये बात मेरी आप याद रखें कि आपने कभी भी आइंदा से कपड़े को सीधा करने के लिए, कम करने के लिए चीरना नहीं है। व्यूअर्स, इस सेक्शन में मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैंची को कैसे पकड़ना है, कैसे कपड़े को काटना है। बिगिनर्स को प्रॉब्लम आती है, वो या तो कपड़े को उठा के हाथ में रखते हैं तब काटते हैं, या फिर कपड़ा डबल कर लेते हैं ताकि जल्दी कटिंग हो जाए। इस तरह से बिल्कुल नहीं करना कपड़े को। ये एक तकोन कपड़ा है जिसको मैंने रखा हुआ था कि इसमें से मैं पाइपिंग के लिए रेप पट्टियाँ निकालूंगी। आपने इसी तरह से घर में कोई फालतू कपड़ा लेना है, उसके ऊपर फुट्टे और चाक की मदद से लाइंस लगानी है और कपड़ा काटने की प्रैक्टिस करनी है। कपड़े को हमेशा बिछा के काटना है। अगर थोड़ा सा यहाँ पर बस आप उंगली रख लें
बाकी आप आराम आराम से, अगर बिगनर हैं, ऐसे आपकी कैंची स्मूथली चलनी चाहिए। थोड़ा सा इसको टिल्ट कर लें इस तरह से कैंची को, और आप इसको चलाते जाएं और आराम से ज़मीन के ऊपर आपकी कैंची रगड़ खानी चाहिए। नीचे से मेरी कैंची रगड़ खा रही है, लेकिन आपका कपड़ा बिल्कुल, चाहे आप कमीज़ की कटिंग करें, ट्राउज़र की कटिंग करें या रेप पट्टियों की कटिंग करें, इसी तरह से आपका कपड़ा कटना चाहिए। अब मैं आपको इस रुमाल के ऊपर तुरपाई करने का तरीका बताऊंगी। तुरपाई करना बहुत आसान है, अक्सर लोग घरों में ही सीख लेते हैं। ये 4 नंबर की सुई है और ये आप इसमें सिंगल धागा डालेंगे इस तरह से, यहाँ लाकर आप इसको छोड़ देंगे। इसके बाद ये सारा सिंगल धागा है, इस सिंगल धागे को आप नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद ये देखें यहाँ तक है ये, और ये आप सुई इस तरह से रेडी करेंगे। जिस कपड़े को आपने तुरपाई करनी है उसको आप ऐसे 2 दफ़ा बल देंगे यूँ, और फिर इसके ऊपर आप पिन लगा लेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। ये देखिए, लोग आयरन से इस्त्री से बैठा लेते हैं, लेकिन मैं तो आपको चलो ऐसे ही सिखा रही हूँ, फ़र्क है। तो ये देखिए, इसको आप घुटने पे रखेंगे यहाँ से, और जहाँ से आपने स्टार्ट करनी है ना, उधर से पहले आप इसको, इस जो कपड़ा नीचे रहने वाला है ना, उसमें से आप इस नॉट को निकालेंगे यूँ। निकालने के बाद आप इसको ऐसे पीछे लेकर आएंगे, इधर अपना ये रखेंगे, और बहुत बारीक पहले आपने यहाँ इस नीचे वाले कपड़े के अंदर से सुई गुजारनी, और फिर ऊपर से, फिर ये नीचे से, और फिर ये ऊपर से, निचले कपड़े से, और जहाँ निचला कपड़ा है ना वो बिल्कुल आपने सीम के साथ साथ ऐसे रखना, यूँ और यूँ। और देखिए, मैं फासला भी ज़्यादा नहीं ले रही, मतलब थोड़ा 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 छोटे छोटे टांके लगा रही हूँ, और यूँ उठाती जा रही हूँ, और यूँ। अब आप इसको यहाँ से यूँ पकड़ के, यहाँ से, ये देखिए इस तरह से आपने इसको, ये देखिए इस तरह से आपने बना देना। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल बारीक। और मैंने धागे का डिफरेंस इसलिए रखा है, कपड़ा ग्रीन है और धागा पर्पल, क्योंकि अगर मैं एक जैसा लगाती तो फिर वो नज़र नहीं आता। ये देखिए, इसको बिल्कुल सीम के साथ साथ आपने जो है ना वो करना है। ये नहीं है कि आपका टांका इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, नहीं, यूँ। ये देखिए, यूँ यूँ और यूँ। इसी तरह से आपने सारा ये रुमाल जो है ये मुकम्मल कर लेना इस तरह से। ये देखिए, ये आपको मैं मुकम्मल करके बताती हूँ। इसके साथ ही व्यूअर्स, मेरा ये वीडियो ख़त्म हुआ। इस वीडियो में मैंने आपको सिलाई मशीन से सिलाई करने से पहले जो काम आपको हाथ से करने और हाथ की महारत हासिल करने के लिए सीखने ज़रूरी हैं उनके बारे में बताया। मैंने आपको तुरपाई करना बताई, आपको कैंची चलाना बताई, आपको बटन लगाने बताए, हुक्स लगाने बताई, और मुख्तलिफ़ छोटे छोटे कपड़ों के सैम्पल्स पीस दिखाए, ताकि आपको पहचान हो कि कौन सा कपड़ा किस साख्त का है और और कहाँ इस्तेमाल होता है। और मतलब मैक्सिमम मैंने आपको कोशिश की है ये बताने की कि आपने अभी सिलाई मशीन स्टार्ट नहीं करनी, बल्कि आपको सुइयों के बारे में पता हो, और आपको कपड़े के बारे में पता हो, आपको हाथ से काम करने के बारे में मालूमात हो। आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोज़ को। और कोई चीज़ अगर आपको मज़ीद जाननी है, मुझसे पूछनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। मैं 5-6 वीडियो इस सीरीज़ के बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको बेसिक मालूमात दूंगी, और उसके बाद आपको सिलाई कटाई के ऊपर और कटिंग करना और नाप लेना और ये चीज़ें सिखाऊंगी। एकदम से मैं आपको सिलाई के ऊपर लेकर नहीं जाऊंगी। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह नाप लेना बताऊंगी और हाथ के कुछ टांके सिखाऊंगी। इसके अलावा मैं आपको कुछ बेसिक मालूमात स्टिचिंग से मुतल्लिक़ दूँगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे वेल।